हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर हम लोग करने वाले मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, इसको हिंदी में बोलते हैं मौद्रिक नीति। तो पिछले लेक्चर हम लोगों ने बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट किया था और हमने ये देखा था कि जो हमारा देश का सेंट्रल बैंक है, दैट इज़ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो कुछ पॉलिसीज़ लेके आता है। वो बैंक्स को एक तो रेगुलेट करता है, तभी उसको हम बोलते हैं बैंक ऑफ बैंक्स, और उसको लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज ऑफ बैंक्स को लोन देता है। तो वही होता है मॉनेटरी पॉलिसी। बट मॉनेटरी पॉलिसी का मेन रोल क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी का मेन रोल ये होता है कि अगर हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन जैसी बहुत सिचुएशन आ जाए एक्सट्रीम में, देखो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन तो ज़रूरी होता है, अच्छी बात होती है। मैंने आपको बताया था ये सब्जी में थोड़े नमक की तरह है ना। बहुत कम है बिल्कुल अगर नहीं है तो बेकार है, और बहुत ज़्यादा है तो बेकार है। तो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन चाहिए। मान लो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाए तो RBI कैसे कंट्रोल करेगी? तो RBI अपने कुछ टूल्स का यूज़ करके इसको कंट्रोल में लेता है, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स बोलते हैं। वो समझने के लिए पूरा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि किस तरह से इन टूल्स का, इन औजारों का इस्तेमाल करती है RBI। ठीक, तो पहले ये समझते हैं कि बैंक अपना पैसा बनाता किससे है, कैसे बनाता है बैंक अपना पैसा। जो बैंक का स्टाफ है, ठीक है, पंखे AC सब जो चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रखी, कैसे ले रखी है ये, ठीक है। तो इसके लिए हमें समझने के लिए बैंक की बैलेंस शीट चेक करनी पड़ेगी। जैसे कि हम बैंक की अपनी बैलेंस शीट देखते हैं तो उसमें इतना पैसा यहाँ पे है, इतना पैसा गया, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही बैंक की बैलेंस शीट होती है, उसमें दो चीज़ें होती हैं, लायबिलिटी और एसेट। मैंने आपको बताया इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये अच्छा चीज़ है, ये बेकार चीज़ है ना। ये आपकी पूंजी है जिससे कि आपको रिटर्न्स मिलते हैं। लायबिलिटी क्या आप पे देता है? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने लोन ले रखा है तो आपकी एक लायबिलिटी हुई, ठीक है। आप घर वालों से लड़ के गाड़ी ले आए, है ना, गाड़ी इन द सेंस बाइक ले आए, लेकिन वो बाइक एक तरह की आपकी लाइबिलिटी है। अगर हम देखें, जैसे अपने शोरूम से निकाली वैसे प्राइस उसकी घट गई, उसमें पेट्रोल वगैरह डलवाना पड़ेगा, तो वो एक तरह की लाइबिलिटी आपके लिए, अनलेस एंड अनटिल कि आप उसको है ना, वो ओला और वो क्या रैपिडो वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ठीक है, आपके लिए लाइबिलिटी। और एसेट क्या है? एसेट जैसे मान लो कि आपने कुछ, जब पढ़ाई कर रहे हो आपके लिए एसेट है, वो आपको फर्दर रिटर्न्स देने वाली है, ठीक है। वो तो हमारी इंटेंजिबल एसेट चलो हो गई। प्रॉपर्टी आपने बाई की वो आपके लिए एसेट हो सकता है, आपने हो सकता है शेयर्स बाई किए वो आपके लिए एसेट हो सकते हैं। तो ये पूंजी होती है। तो वैसे हमारे बैंक के लिए क्या लायबिलिटी और क्या एसेट होती है? बहुत आसान है। कैसे? ये बैंक है, ठीक, ये तुम हो, ये कौन हो? ये तुम हो, ठीक, और ये तुम्हारी मान लेते हैं कोई दोस्त है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे लोन क्या गए, तुम पैसा डिपॉजिट करने गए, ठीक है। जो भी तुम पैसा डिपॉजिट किए, मान लो कि तुमने डिपॉजिट किया, एकदम बेसिक लेके चलते हैं, 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये आपने बैंक को दे दिए। बैंक ने बोला ठीक है हमारे पास रखो। और अब बैंक में ही क्यों रखोगे? क्योंकि सेफ़ है बैंक में, ठीक है। बहुत ही गिरी हुई हालत हुई तो मतलब कोलैप्स कर जाए बैंक, लेकिन यूजुअली सेफ़ होता है भाई, हमारे घर से तो ज़्यादा ही सेफ़ है। और दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट हमें बैंक देगा कि भाई लो 4% इंटरेस्ट रेट पे पैसा हम, आप मतलब कि आपको 4% इंटरेस्ट रेट भी देते रहेंगे। अच्छा, फिर बैंक आएगा, अब तुम जाओ, ठीक है। अब ये आपकी दोस्त आएंगी, ठीक है, और 100 रुपये जो है ये इनको क्योंकि ज़रूरत है, तो जिसको ज़रूरत है उसको दे देगा ये बैंक। तो 100 रुपये की इनको ज़रूरत है, इनको दे देगा ये, ठीक। और इनसे चार्ज करेगा कि भाई देखो, बोलेगा 100 रुपये तो हमको ले रहा हो, ये पैसा तो लौटाओगे, साथ ही साथ हम ब्याज भी लेंगे तुमसे इसमें। तो आपकी दोस्त ने पूछा कितना ब्याज लोगे भाई? तो इसने बोला कि हम 5% का ब्याज लेंगे। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि आपको 4% रेट इंटरेस्ट रेट बैंक दे रहा है, लेकिन आपसे दोस्त से 5% चार्ज कर रहा है। ये जो 1% का ये है मार्जिन, यही तो बैंक का प्रॉफिट है। इसी को बोलते हैं स्प्रेड। इसी चीज़ को बोलते हैं स्प्रेड ऑफ बैंक। जो बैंक ये मार्जिन कमा रहा है वही इसका प्रॉफिट है, इसी को स्प्रेड बोलते हैं। अब इतनी सिंपल चीज़ें नहीं होती हैं, क्यों? अभी आपको पता चलेगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये जो आपने डिपॉजिट करवाया ना, ये जो आपने पैसा डिपॉजिट करवाया आपके लिए एसेट है, लेकिन हम आपसे, हमें कोई लेना देना ही नहीं है। हम ना आपसे ना आपकी दोस्त से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो लेना देना बैंक से है कि बैंक का एसेट और लायबिलिटी बताओ। तो जो बैंक ने तुम्हारा पैसा लिया वो उसके लिए लायबिलिटी है, क्यों? क्योंकि उसको चुकाना है तुमको। और जो बैंक ने वही पैसा आपकी दोस्त को दिया वो एसेट है उसके लिए, वो पूंजी है, क्योंकि उस पर उसको ब्याज मिलेगा। तो लायबिलिटी जो डिपॉजिट्स हैं, एसेट जो उसने लोन पे उठा रखा है। अब डिपॉजिट्स जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो डिमांड या तो टाइम। कैसे? हिंट मैंने दिया था पिछले लेक्चर में आपको कि जैसे आप बैंक में जाते हो, पैसा आपने रिट्रीव, आपने पर्ची भरी, बोला कि हमें पैसा दो, इतना दे देगा वो। ATM में गए, ATM से पैसा निकाल लिया, वो डिमांड डिपॉजिट है कि आप बोल रहे हैं कि जब हम डिमांड करेंगे तब हमें हमारे डिपॉजिट्स चाहिए। टाइम या टर्म डिपॉजिट वो डिपॉजिट्स होते हैं
जो आपकी डिमांड पे तुरंत नहीं दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल एफडी और आरडी, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? फिक्स में क्या है कि 5 लाख की आपने एफडी करवा दी, आपने 5 लाख की वो एफडी करवा दी, अब 5 लाख की जो आपने एफडी करवा दी, बस ठीक है, आराम से एंजॉय करो अपना। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या बार बार वो करना पड़ता है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एफडी आरडी आपके फिक्स या टर्म, सॉरी हाँ वही फिक्स या फिर टर्म डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट होते हैं। बिकॉज अगर आपको इनको तुरंत चाहिए तो कुछ ना कुछ तो आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बैंक आपसे एज ये जो आप तोड़वा रहे हैं मेच्योरिटी से पहले, मान लेते हैं कि 5 साल की आपने एफडी करवाई है, ऐसा ही होती है 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल की मान लेते हैं करवाई है, ठीक है, और आपको पता चला 5 महीने में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो फिर बैंक आपसे कुछ जो है हर्जाना चार्ज करेगा। तो ऐसे आप नहीं निकाल तो सकते हैं, लेकिन वही मैंने बताया हर्जाना चार्ज करेगा। तो ये टाइम या फिर टर्म डिपॉजिट है, लॉक हो जाते हैं एक टाइम पीरियड के लिए, एंड डिमांड आप कभी भी। तो इतनी चीज़ क्लियर, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कभी पूछ ले यहाँ पे लिखा हुआ होगा, अगर नहीं होगा तो चलो अभी कर लेते हैं इसको, एंड दैट इज़ कि इन दोनों में लिक्विड कौन होता है। अब सर लिक्विड कौन होता है मतलब, तो इकोनॉमिक्स में एक टर्म होता है लिक्विडिटी, जिसको हिंदी में तरलता बोलते हैं। लिक्विडिटी का मतलब होता है कितनी जल्दी आपका पैसा कैश में कन्वर्ट हो सकता है। एटीएम कार्ड डाला, पिन डाला, खड़ाक से कैश में निकल आया, इसमें आपको माथापच्ची करनी पड़ेगी, फॉर्म भरना पड़ेगा, ये वो माथापच्ची आसानी से नहीं मिल रहा है ना। तो ये ज़्यादा लिक्विड है एज़ कम्पेयर टू ये। एक जगह मैं रख दूँ कैश, ये है कैश, एक जगह मैं रख दूँ गोल्ड, ठीक है, एक जगह मैं रख दूँ टाइम डिपॉजिट या फिर एफडी आपकी मान लेते हैं, तो कौन सबसे ज़्यादा लिक्विड है? ये सबसे ज़्यादा लिक्विड है, देन ये क्यों है? अरे कहीं भी जाओ दुकान में, गोल्ड दो तुरंत पैसा मिलेगा, तो ये सबसे कैश तो कैश ही है, इससे ज़्यादा लिक्विड तो और हो ही क्या सकता है। कैश देन गोल्ड देन आपका ये फिक्स डिपॉजिट। तो आप समझ पा रहे होंगे, फील लेने की कोशिश किया करो कभी कभी, है ना। सारी जो फील है वो तुम एक ही चीज़ में तुम लेते हो बस फील, लेकिन पढ़ाई में भी फील ली जा सकती है। जैसे एसेट सुना, अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि मुझे याद है कि ओशन करेंट्स ये जो है मेरे फ्रेंड्स को याद नहीं होते थे, ठीक है। तो जैसे कि हमबोल्ट करंट है, ये कोल्ड करंट है, तो बोलते थे भाई याद नहीं होता, भाई तुमको कैसे याद हो गया? ट्रिक वगैरह, हमने कहा ट्रिक विक नहीं, जैसे ही हमबोल्ट आता है ना तो ठंडा ठंडा फील आता है मुझे तो वही है कि थोड़ा सा फील लेने की कोशिश किया करो, है ना। फील में एक्सपीरियंस है मेरा काफ़ी, तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा मैं फील ले पाता हूँ तो यहाँ पे एसेट जब आप सुनते हो तो आपको अच्छा लगना चाहिए, लाइबिलिटी में थोड़ा बेकार टाइप लगना चाहिए, ठीक है। कैश सुनते हो तो थोड़ा लिक्विड पानी सा लगना चाहिए, एफडी सुनते हो थोड़ा सा रिजिड टाइप लगना चाहिए, फील लेना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, इसको आप एकदम हटा सकते हो। ये क्या है बस अभी समझाते हैं। देखो अभी मैंने बताया इतना भी आसान नहीं होता है। अब तुम खुद सोचो कि तुम 100 रुपये डिपॉजिट किए थे बैंक के पास, 100 रुपये इसने उठा के इसको दे दिया। तुम बैंक, अब मान लो कि इसने बोला कि भैया हम 1 साल बाद दे पाएंगे पैसा, ठीक है, ज़्यादा लोचा मत करना हमारे साथ, हम 1 साल बाद हमें बिज़नेस के लिए ले जा रहे हैं, ठीक है, 100 रुपये बिज़नेस में लगाएंगे तब 1 साल बाद देंगे। आपको अभी ज़रूरत पड़ गई, मान लेते हैं आपने भी एफडी करवाई है, ठीक है, मान लेते हैं 1 साल, मान लेते हैं आपने एफडी करवाई है, आपको एफडी तोड़वानी है, ठीक है, अभी हमें पैसा चाहिए, ठीक है, जो थोड़ा बहुत है वो काट लेना, लेकिन हमें पैसा दो। कहाँ से देगा? 100 रुपये जो तुमने डिपॉजिट किए थे वो तो इसको दे दिए। बैंक अपने स्टाफ से बोलेगा क्या कि अपने घर से पैसा इकट्ठा करो, है। तो ये कहाँ गया पैसा? जब आप जाओगे और आपको यहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा तो आप क्या बोलोगे? आप अपने दूसरे दोस्तों को ही बोलोगे जाके, भैया बैंक के पास तो पैसा ही नहीं है। तो आपके जो बाकी दोस्त हैं जिनका यहाँ पे, वो सब यहाँ पे लाइन लगा के बोलेंगे हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो। तो एक तरह से बैंकिंग सिस्टम डिफ़ॉल्ट कर सकता है। इसलिए आरबीआई ने कुछ रेगुलेशंस निकाल रखे हैं कि जो भी आपके पास पैसा आएगा, विच इज़ अ लाइबिलिटी फॉर यू, उसका सर्टेन परसेंटेज आपको कैश में रखना है, सर्टेन परसेंटेज आप उसको गोल्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी रख सकते हो। उसी को बोलते हैं CRR/SLR, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। तो आरबीआई ये बोलता है इन द टेक्निकल लैंग्वेज कि यू हैव टू कीप a certain percentage of the total liability, not the total or the net demand and time liability. What is this demand and time liability? ये अभी आप देख चुके हैं कि जितना पैसा लोग जमा कर रहे हैं या तो डिमांड के फॉर्म में डिपॉजिट कर रहे होंगे, कि कोई एफडी वगैरह नहीं करवा रहे होंगे, टाइम लायबिलिटी का मतलब है एफडी आरडी कुछ करवा रहे होंगे, तो उस पूरा डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कुछ सर्टेन परसेंटेज आपको कैश में रखना, नकद आरक्षित अनुपात इसको बोलेंगे हिंदी में। तो वो आपको कैश के फॉर्म में, जैसे अभी करेंटली चल रहा है 4.5%, तो आरबीआई ये बोल रही है कि अगर तुम्हारे पास 100 रुपये आ रहा है तो 4.5 रुपये तुम कैश में हमारे पास डिपॉजिट कर दो, और
SLR है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ठीक है। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो को क्या बोलेंगे, तरलता अनुपात हो जाएगा, और ये वैधानिक तरलता अनुपात। तो आरबीआई ये बोलता है कि भाई देखो, कैश जो तुम हमारे पास रखोगे ये तो ऐसे पड़ा हुआ है, जैसे तुम्हारे घर में कैश अगर पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है, वो पैसा कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। ये क्यों कम हो रहा है, ये तुम कमेंट में बताओगे कि तुम्हारा घर में जो कैश पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू घट रही है, कमेंट में आप बताएंगे, मैं पहले बता चुका हूँ। तो उसी तरह आरबीआई बोलती है कि भाई देखो, तुम कैश में इतना सारा पैसा रख दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो कोई नहीं, कुछ पार्ट तो एकदम कैश में रखो कि एकदम अगर कैश की नीड आ गई, डिमांड वाले अगर एकदम आ गए तो उनको तुरंत दे सको, अगर मान लो कि तुम्हारे पास पैसा ना बचा तो। और एसएलआर की अगर बात करें, स्टैट्यूटरी लिक्विड, अभी नेट का मतलब क्या, नेट का मतलब अपने जो डेली के ट्रांजैक्शन वगैरह ये सब, सैलरी वगैरह ये सब है, उसको हटाने के बाद जो बचता है, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो में आरबीआई ने छूट दे रखी है कि आप गोल्ड कैश या फिर जीसेक। अब कैश में क्यों ही रखेगा, कैश में क्यों ही रखेगा, कैश में तो पहले ही रख रखा है यहाँ पे, और कैश में कोई रिटर्न नहीं मिलता है, तो गोल्ड और जीसेक में ही रखेगा, सो दैट उसको कुछ रिटर्न मिल सके यहाँ पे, है ना। गोल्ड में है तो कुछ ना कुछ गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये रफली आई थिंक अभी 18% का समथिंग है। तो ये आपको रिजर्व्स मेंटेन करके रखने हैं, सो दैट बैंकिंग सिस्टम अगर फेल भी कर जाए तो पूरा कोलैप्स ना कर जाए, वो डिफ़ॉल्ट भी अगर आप कर जाओ तो, ठीक है। अब आ जाते हैं कि भाई कैसे ये टूल्स जो अभी मैं बता रहा था, कैसे ये टूल्स जो हैं यूज़ करता है आरबीआई, ठीक। तो सबसे पहले तुम ये बताओ कि इन्फ्लेशन में क्या होता है, हम पहले ये समझेंगे, हम अभी टूल्स देखेंगे, लेकिन टूल्स का सही इस्तेमाल तो तभी आपको पता चल पाएगा ना जब बीमारी आपको अच्छे से पता चल पाएगी। अब मान लो ये पानी की टंकी है, अब तुम्हें ये पहले ये पता होना चाहिए ना कि अगर पानी की टंकी में बहाव ज़्यादा हो जाए तो क्या करना है कि पानी की टंकी का ये जो नॉब है, मतलब ये इसका जो एग्ज़िट है उसको छोटा कर देना है, बंद कर देना है। अगर टंकी से पानी बह नहीं रहा है पुराना वाला, तो थोड़ा से इसको बड़ा करना है इसके एग्ज़िट को, सो दैट पानी निकल सके। तो पता तो हो इन्फ्लेशन में क्या होता है, तो ये पता है तुम्हें इन्फ्लेशन में क्या होता है। इकोनॉमी में या फिर मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा आ चुका है, तरलता ज़्यादा है, लिक्विडिटी ज़्यादा है। इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा तो लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा है। इन्फ्लेशन का ये तो मतलब पढ़ा था हम लोगों ने, दो तरह के थे, एक तो डिमांड पुल और कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश को सप्लाई साइड इन्फ्लेशन बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पे डिमांड साइड से इन्फ्लेशन आ रहा है। दैट मीन्स कि लोगों के हाथ में पैसा बढ़ रहा है, या तो तुमने पैसे की प्रिंटिंग ज़्यादा कर दी है तभी। कुछ लोग के दिमाग में मतलब अगर कभी क्वेश्चन आता हो कि भाई क्यों नहीं गवर्नमेंट पैसे की प्रिंटिंग करके सबके हाथ में जो है पैसा पकड़ा देती, सबके हाथ में पैसा तो आ जाएगा लेकिन उत्पाद तो उतना ही है ना। अब जब मान लो कि मेरे पास एकदम से 5 करोड़ रुपए ले गवर्नमेंट, ले भाई 5 करोड़ रुपए लो, तो मैं सीधे जाऊँगा मर्सिडीज़ के शोरूम में, हाँ, और वहाँ से निकलाऊँगा नहीं, लेकिन मर्सिडीज़ होनी भी तो चाहिए, है, उसके आवाज़ में प्रोडक्शन भी तो होना चाहिए, ठीक है, सिंपल। तो मेन ये है कि इसीलिए प्रिंटिंग नहीं होती, क्योंकि अगर प्रिंटिंग कर दी बहुत ज़्यादा तो बहुत हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। फिर तौल के हिसाब से रुपए में आपको चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि वेनेजुएला और श्रीलंका में हुआ था पहले, ठीक है। तो डिमांड साइड से इन्फ्लेशन है कि मतलब लोगों के हाथ, हाँ, अगर आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, ठीक है, मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ, मैं, ठीक है, मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ, मैं तब पैसा कमा रहा हूँ, मेहनत से पैसा कमा रहा हूँ। गवर्नमेंट तो चाहती खूब अच्छे से, खूब सब लोग मेहनत करो, सब लोग पैसा कमाओ। तो आप उसके जैसे अगर मैं खूब पैसा कमा रहा हूँ, उसके मतलब है कि मैं उसके अवज में कोई बहुत खूब गुड्स का प्रोडक्शन या फिर सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूँ, है ना, ढेर सारे वीडियोज़ बना रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ तो मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ ना सिस्टम में, सोसाइटी में, तो बिल्कुल वैल्यू आप ऐड कर रहे हो तो पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। तो ठीक है, तो लोगों के हाथों में पैसा जा रहा है, तो अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो लोगों के हाथों से पैसा कम कर देना हमको, ठीक। डिफ्लेशन में इसका उल्टा है, डिसइन्फ्लेशन नहीं है, ये डिफ्लेशन है। डिसइन्फ्लेशन हमने पढ़ा था, ये डिसइन्फ्लेशन इज़ अ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन जहाँ पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन गिरती जाती है। डिफ्लेशन इज़ ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, जहाँ पे लोग या यहाँ जैसे हम बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन में चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, डिफ्लेशन में चीज़ों के दाम घटते हैं। आरबीआई रेगुलेट्स मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बैठती है, एक समिति बैठती है जिसमें कि 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई से, 3 गवर्नमेंट से। 3 आरबीआई वाले, एक तो गवर्नर साहब हो गए हमारे, जरा बताइए करंट गवर्नर। अच्छा, मैंने पूछा था आपसे पिछले लेक्चर में, शक्तिकांत दास हैं, पहले कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ, पहले इंडियन कौन थे, सीडी देशमुख थे, और डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक, क्लियर है। क्या क्लियर है कि एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठेगी 6 मेंबर्स की, वो टूल्स को बताएगी, टूल्स को बढ़ाएगी घटाएगी उस हिसाब से, जिस हिसाब से अगर उसको कितने रेट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, कितना इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा है कितना कम है, उस हिसाब से। यूजुअली डिफ्लेशन तो होता नहीं, इन्फ्लेशन ही होता है, तो इसी को कंट्रोल करना होता है आरबीआई को।
मनी मल्टीप्लायर समझ लेते हैं तब टूल्स की तरफ बढ़ते हैं। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यू मनी क्रिएटेड बाय बैंक्स फॉर एवरी डॉलर ऑफ रिजर्व्स। ये बैंक है, अभी मैं बैंक के पास गया था, 100 रुपये डिपॉजिट किए थे, बैंक ने 100 रुपये लोन में चढ़ा दिए, इससे उसने कमाया मान लेते हैं 150 रुपया, और मुझको दिए 125 रुपये, मैं भी प्रॉफिट में और बैंक ही प्रॉफिट में, यानी कि 100 का 150 हो गया। 50 रुपये का एक तरह से हम बोल सकते हैं, या फिर 1.5 टाइम्स मनी मल्टीप्लाई हो गई। यही 100 का 200 हो गया होता तो मैं बोलता 2x हो गया मेरा मनी। तो वही है कि मनी कैसे मल्टीप्लाई हो रही है, मनी से कितना मनी बन रहा है, मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। अब इसका रिलेशन विद द CRR कैश रिजर्व रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रीज़न ये है कि कैश रिजर्व रेशियो मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर कैश रिजर्व रेशियो ज़्यादा होगा तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर आप बैंक, ये क्या है, क्या बैंक से बोल रहे हो कि अपना पैसा कैश के फॉर्म में हमें दे दो, RBI बोल रहा है, ठीक है, मान लेते हैं। तो जितना ज़्यादा RBI बोलेगा कि जितना ज़्यादा पैसा हमारे पास रखो तो उतना ही कम पैसा बैंक लोन में चढ़ा पाएगा, तो उतना ही कम पैसा मल्टीप्लाई होगा। एग्जाम्पल देते हैं आपको, 100 रुपये मैंने बैंक के डिपॉजिट किए थे, RBI बोलता है 100% है CRR, तो पूरा पैसा हमें दे दो, घुइयाँ चढ़ाएगा लोन पे हैं? जब कुछ है ही नहीं है, पूरा कैश में पड़ा हुआ है, तो क्या घुइयाँ मल्टीप्लाई होगी? बिल्कुल घुइयाँ मल्टीप्लाई होगी, मनी मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो मनी मल्टीप्लायर 0 हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं RBI ने बोला कि एकदम कैश रिजर्व रेशियो एकदम ही उसने नील कर दिया, नील कि पूरा पूरा चढ़ा दो, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कन्वर्ट होगा। अब ये मत पूछने लगना कि सर क्यों RBI नहीं बोल देता कि पूरा पैसा चढ़ा दो, समझ गया ना क्यों नहीं? मान लो कि एकदम से कोई आ गया तो फिर बैंकिंग सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा और वो एकदम कोलैप्स हो सकता है पूरा बैंकिंग सिस्टम। क्लियर इतनी चीज़? आगे बढ़ते हैं, अभी टूल समझते हैं एक करके। इन टूल्स को ना 2 कैटेगरी में बांटते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ये इंपॉर्टेंट हैं ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू दीज, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितने कि क्वांटिटेटिव है। देखते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स क्या है। एक नॉब लगा हुआ है, मतलब इस तरह से समझो, इसको नॉब से रिलेट करो, नॉब लगे हुए हैं, एक ये नॉब लगा हुआ है, ठीक है, ये नॉब लगा हुआ इस तरह से। तो एक रेट होता है, एक दर होती है जिसको बोलते हैं बैंक दर, जिससे बैंक्स RBI के पास जाती हैं कि हमें लोन दे दो। यानी बैंक रेट वो रेट होता है जिससे हमारी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स RBI के पास लोन लेने जाती हैं। सिंपल, इसमें कोई गिरवी नहीं रखना होता, कुछ गिरवी नहीं रखना होता है बैंक्स को, और लंबे समय के लिए लेती हैं। ठीक है, अब RBI अगर ये बैंक अगर RBI से पैसा उठा के ले जा रहा है तो कर क्या रहा होगा पैसे का? RBI ने बोला एक दिन देखो जरा ये कर क्या रहा है पैसा, ठीक है। तो RBI ने बोला मास्टर गोगो को जाओ देख के आओ। तो मास्टर गोगो ने देखा कि यहाँ पे ये लोग तो लोग खड़े हुए हैं, उनको पैसा दे रही है, लोन पे उठा रहे हैं, मतलब जो हमसे, मतलब जिस, तो मास्टर गोगो ने बताया RBI को जाके कि जिस रेट पे हमसे ले गए उससे ज़्यादा रेट पे लोगों को चढ़ा रहे हैं और फिर हमें यही वापस कर देंगे। RBI को दिक्कत नहीं उससे, ठीक है, अच्छी बात है लोग लोन ले रहे हैं, लेकिन RBI को तब दिक्कत है कि लोगों के हाथ में पहले से ही पैसा है। तो अगर हम और इनको आसानी से लोन देंगे तो ये और ज़्यादा पैसा देंगे, तो और ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा। तो इन्फ्लेशन वाली कंडीशन में क्या करना है RBI को? RBI बोलेगा बैंक रेट बढ़ा दो ज़रा। मतलब कि अगर अब बैंक्स हमारे पास लोन लेने आएंगी, इसका मतलब ये है कि बैंक्स को अब ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। तो बहुत ही सोच समझ के अब हमसे ये ब्याज लेंगे, तो बहुत सोच समझ के लेंगे, तो बहुत सोच समझ के उठाएंगे, कम पैसा उठाएंगे, अपने आप लोगों के लिए भी ये हाई कर देंगे कि भाई अब इतने में लोन नहीं दे पाएंगे, इतना रेट लगेगा, तो लोग भी सोच समझ के लोन लेंगे। तो बैंक रेट को बढ़ाना है अगर इन्फ्लेशन को घटाना है तो। अब आते हैं किस पे? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, नहीं इस पे नहीं आना है। अभी आते हैं, एक सेकेंड, कहाँ गए वो LAF वाले हमारे, ये रीपरचेज एग्रीमेंट। रीपरचेज एग्रीमेंट, रेपो जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब रेपो क्या है? रीपरचेज एग्रीमेंट 2 तरह के होते हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। वैसे तो जो आपके एक तो होता है आउटराइट परचेज होता है, अभी इसको भी मैं समझाऊंगा, और एक होता है रीपरचेज एग्रीमेंट। तो रेपो रेट की अगर बात करें, थोड़ा बैंक रेट की तरह, यहाँ पे भी बैंक्स RBI के पास लोन लेने आती हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेने के आती हैं, ठीक है। अगर उनको एकदम से ज़रूरत पड़ गई तो वो लोन लेने के लिए आती हैं, उसको बोलते हैं रेपो रेट। तो इसमें भी इसको ही बढ़ा देगी RBI अगर उसको इन्फ्लेशन कम करना है तो। सिंपल। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? इसका उल्टा होता है। तो अगर मैं एकदम तुमसे बोलूँ इसको बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा अगर RBI को इन्फ्लेशन कम करना है, तुम तुरंत दिमाग लगाओगे। अगर इसको बढ़ाना पड़ रहा है, अगर इन्फ्लेशन को कम करना है तो इसको घटाना पड़ेगा। बिल्कुल गलत, ध्यान रखना। रिवर्स रेपो रेट को भी बढ़ाना पड़ेगा। अब समझो क्यों, ये है क्या। तो
आरबीआई जो है लोक लुभावन ऑफर देती है बैंकों की, बेटा बैंक देखो तुम लोगों को लोन दोगे, तुमको लोग इतना इंटरेस्ट रेट देंगे। तो बैंक बोलेगा हाँ। तो आरबीआई बोलेगा बेटा हम तुमको उससे ज़्यादा देंगे, जितना लोगों को जितने हम चढ़ाओगे उससे ज़्यादा ही देंगे। बैंक सोचेगा सही है, लोगों से माथा पच्ची करो, फिर लोन कुछ लोग देते नहीं हैं, डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं, मुझे मान ला जैसे, फिर उनसे लोन की वसूली करो। आरबीआई तो बड़ा भरोसेमंद आदमी है, इसी को पैसा दे देते हैं। तो आरबीआई क्या करेगा, अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा रिवर्स रेपो रेट के, कि हम तुमको ज़्यादा में, यानी वो ये रेट है जिस पे आरबीआई बैंक्स का पैसा अपने पास रखता है। तो अगेन आरबीआई क्या बोलेगा कि हम तुमको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देंगे। बैंक बोलेगा तो लो पैसा लो हमारा फिर तुम। तो यहाँ इन लोगों के लिए पैसा ये अपने आप रेट इंटरेस्ट रेट हाई कर देगा, इन्फ्लेशन अपने आप काउंटर हो गया, सिंपल। तो चाहे बैंक रेट हमने देखा, चाहे रेपो रेट देखा, चाहे रिवर्स रेपो रेट देखा, सबको बढ़ाना पड़ रहा है। इन दोनों को कलेक्टिवली, इन दोनों भाइयों को LAF बोलते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। रेपो का मतलब रीपरचेज ऑब्लिगेशन होता है। MSF भी समझ लो। MSF क्या होता है, एक सेकंड रुकना ज़रा, एक सेकंड। अच्छा मैंने CRR चलो ये बता दूंगा, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी देख लो। अब कई बार ऐसा होता है जो बैंक होती हैं, ठीक है, अब जैसे बैंक्स है हमारी, ठीक है, ये बैंक है, आरबीआई का मास्टर गोगो जो है ना, मास्टर गोगो भेजता है हर बैंक में आरबीआई, ठीक है, बोलता है देख मास्टर गोगो देख क्या ये लोग CRR SLR मेंटेन किए हुए हैं कि नहीं किए हुए, जरा देखो जरा, और नहीं ना किए हो तो बताना, कुछ बोलना नहीं, बस हमको आगे बता देना। तो मास्टर गोगो ने अगर बताया तो फिर आरबीआई से जो है, आरबीआई इनको बोले क्या भाई क्या चल रहा है सब। तो इसी वजह से ये डिफ़ॉल्ट न करे, इसी वजह से क्या होता है, बैंक को अगर बहुत ही एकदम शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, या फिर अपने CRR SLR मेंटेन करने होते हैं, तो वो एक MSF कर का, यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इस फैसिलिटी के तहत ये ओवरनाइट लोन लेता है, यानी कि बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है उसी, ठीक है। CRR जब SLR इसके मेंटेन नहीं होते हैं, ठीक है, तो पेनल्टी लग जाएगी। अगर इस पेनल्टी को अवॉइड करना है, क्या करना होगा, आप आओ हमारे पास पैसा लो, आरबीआई बोलेगा। और SLR कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहाँ पे यूज़ कर सकता है, एज अ कोलेट्रल, गिरवी रख सकता है, यानी कि तुम्हारा मतलब जो इसके पास कुछ जी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होंगी SLR कोटा की, तो उसको एज अ कोलेट्रल, क्योंकि बिना कोलेट्रल के, बिना गिरवी रखे हुए कोई लोन नहीं देगा आरबीआई। सिर्फ बैंक रेट वाला लोन जो होता है आरबीआई बिना गिरवी रखे, बिना कोलेट्रल का दे देता है। अब आपको समझ में आया, NBFC कुछ पढ़ाए थे आपको, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़, इनको CRR और SLR मेंटेन नहीं करना होता है। समझ में आ गया अब क्या होता है। और इन ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अब यही होप क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ सारी चीज़ें, कि अगर गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन को काउंटर करना है, उसको कम करना है मनी सप्लाई में, तो ये रेगुलेटर्स को इंक्रीज़ कर देगा। बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF सबको इंक्रीज़ कर देगा। सर CRR SLR बिल्कुल इसको भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। गवर्नमेंट अगर आरबीआई बोलेगी कि ये CRR हम ज़्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब अब बैंक्स के पास कम पैसा बचा लोन में उठाने के लिए, अगर उसने CRR SLR ज़्यादा कर दी है। अब इससे ज़्यादा मैं डीप समझा नहीं पाऊँगा ठीक है, अगर अभी भी समझ में ना आया तुम्हें तो इनको क्या करना है, बढ़ाना है एकदम। फिर भी समझ नहीं पल्ले पड़ रहा है तो याद कर लो, सबको बढ़ाना है, चाहे बैंक रेट हो, चाहे रेपो रेट हो, चाहे रिवर्स रेपो रेट हो। इसमें तुम दिमाग मत लगा देना अपना कि रेपो रेट को बढ़ाना है तो रिवर्स रेपो रेट को घटाना है, हम समझा दिए तुमको, ठीक है। तो सबको बढ़ाना है, और डिफ्लेशन है सबको घटाना है। अगर बढ़ाते हो, रेगुलेटर्स को बढ़ाते हो, तो उसको बोलते हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, या डियर मॉनेटरी पॉलिसी, या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी, कितने सारे नाम हैं। और इसको बोलते हैं डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर इजी मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर एक्सपेंशनरी क्यों, क्योंकि एक्सपैंड कर रहे हो और ज़्यादा लोगों के हाथ में पैसा दे रहे हो। ये समझा दिया, ये अपने आप समझ ही गया, मतलब इसका ऑपोजिट ही है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब है कि कम पैसा करना है, इन्फ्लेशन के केस में लोगों के हाथों से पैसा खींचना है। अब आते हैं क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आउटराइट परचेज क्या होते हैं ये। तो आउटराइट परचेज में गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग या बाइंग होती है। तो तुमसे पूछेगा कि इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी G-Secs को बाई करना है कि सेल करना है। बड़ा आसान है, कैसे, जब भी ध्यान रखना, ये ये है मान लेते हैं आरबीआई, ठीक है, ये है आरबीआई, ये हो तुम, ठीक है, ये हो तुम। तो ये ध्यान रखना कि चाहे आरबीआई हो चाहे तुम हो, ठीक है, तुम्हारे हाथों में या फिर आरबीआई के हाथों में
या तो पैसा हो सकता है या गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकती है, या तो पैसा हो सकता है, कैश हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकती है। ठीक है, तो अब क्योंकि इन्फ्लेशन को काउंटर करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे हाथ में पैसा है, आरबीआई वो तुमसे पैसा खींचना चाहती है कि इन्फ्लेशन को काउंटर करना चाहती है, तो क्या करेगी, जो उसके हाथ में गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो तुम्हें थमा देगी, यानी कि सेलिंग करनी पड़ेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की। किस केस में, इन्फ्लेशन केस में, और इसका उल्टा अपने आप समझ लो बाइंग करना पड़ेगा अगर उसको इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को काउंटर करना है और इन्फ्लेशन को और बढ़ाना है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करनी है। बस ये ध्यान में रखना, या तो कैश हो सकता है हाथ में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो तुम्हारे हाथ में कैश है तो तुमको जीसेक उसको देना पड़ेगा, ले लो भैया जल्द जीसेक दो, लो और पैसा दो हमको, खत्म। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देगी आरबीआई और तुमसे बोलेगी कि ये ले जाओ डिस्काउंटेड रेट पे, और आपको जो है वो फिर मतलब जब हम परचेज़ करेंगे तो हम आपको जो मुनाफा है आपको दे देंगे। और अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी 1 साल के लिए कम के लिए बाई करी गई है, मतलब 1 साल से कम पीरियड का टेन्योर है, तो ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं, टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स। ये 3 टेनर में इशू किए जाते हैं, 3 टेनर में इशू किए जाते हैं। इसका मतलब है या तो 91 दिन वाली 91 डेज़ वाली टी बिल्स इशू की जाएंगी, या 182 डेज़ वाली, या फिर 364 डेज़ वाली आपकी टी बिल्स दैट इज़ ट्रेजरी बिल्स को इशू किया जाएगा। इज़ दैट क्लियर? अभी आते हैं, रुकिएगा ज़रा, एक क्वालिटेटिव टूल्स देखने हमें, उसके बाद आते हैं फिजिकल पॉलिसीज़ पे। ठीक है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो क्या होता है, मनी हेल्ड बाय पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ करेंसी अपॉन मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स इन द बैंक। थोड़ा सा रेशियो ध्यान रखिएगा, करेंसी डिपॉजिट रेशियो। फेस्टिव सीजन में क्या होता है, फेस्टिव सीजन में लोग खर्च ज़्यादा करते हैं, सेव कम करते हैं, यानी कि सेव कम करेंगे, खर्च ज़्यादा करेंगे। मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, तो डिपॉजिट कम करेंगे, खर्चा ज़्यादा करेंगे। दैट मीन्स कि CDR फेस्टिव सीजन में ज़्यादा होता है। ठीक है, कुछ भी पूछ लेगा आपको पता होना चाहिए कि हेल्ड बाय द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, तो ऊपर और डिपॉजिट्स नीचे हैं। अब आते हैं क्वालिटेटिव, वहाँ पे क्वांटिटी यानी परसेंटेज, क्वांटिटी 6.5 5 मतलब क्वांटिटी ऊपर नीचे कर रहे थे, यहाँ पे क्वालिटी। कैसी क्वालिटी, राशन। क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ पे मैं बताता हूँ। वो 4 ऑप्शन लिख देगा, पूछ लेगा इनमें से क्वालिटेटिव टूल कौन सा है। ठीक है, इनमें से पूछ लेगा क्वालिटेटिव टूल कौन सा। मैं आपको मतलब भी बता देता हूँ, ये है क्वालिटेटिव टूल, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट और मॉरल सुएशन। 4 होते हैं ये। मतलब भी बता देता हूँ आपको, राशनिंग, जैसे आप राशनिंग करते हो घर में कि भाई इतना पैसा यहाँ पे जाएगा एजुकेशन पे, इतना पैसा मान लो कि इस महीने ट्रांसपोर्ट पे खर्च हुआ, इतना पैसा खाने पे, इतना पैसा आउटिंग पे, तो इस तरह से राशनिंग। तो बैंक को ये बोलेगा आरबीआई कि आप राशनिंग करो। राशनिंग इन द सेंस कि हो सकता है कि हम इन्फ्लेशन तो काउंटर करने जा रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्फ्लेशन ही ना हो सकता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो सकता है सर्विस सेक्टर में हो। तो इन सेक्टर में, यानी कि सिर्फ इन्हीं सेक्टर में तुम रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, यानी कि यहाँ पे हम राशनिंग कर रहे हैं, सेक्टर्स डिवाइड कर रहे हैं और उसके हिसाब से यहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा घटा रहे हैं। दैट इज़ राशनिंग ऑफ क्रेडिट। चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट, इसका मतलब ये होता है जैसे कि आप जब भी बैंक के पास लोन लेने जाओगे तो कुछ गिरवी रखवाएगा वो, अनलेस एंड अनटिल कि आप माइक्रो लोन लेने जा रहे हो। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि माइक्रो लोन कोलेटरल फ्री लोन होते हैं, इसमें कोई गिरवी नहीं रखना होता, तो कोलेटरल आपको रखना पड़ेगा और कोलेटरल की वैल्यू होती है उसमें, और वो किस हिसाब से डिसाइड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख का लोन लेने गए तो आपसे वो रखवा लेगा, हो सकता है कि 1.25 लाख की चीज़ गिरवी रखवा लेगा। क्यों? हो सकता है कि तुम्हारी चीज़ की कीमत घट जाए आगे जाके, तो थोड़ा सा वो मार्जिन तो लेके चलेगा, कुछ तो मार्जिन लेके चलेगा। हो सकता है अब उसने बोला 1.25 लाख की चीज़ तुम्हें गिरवी रखनी है, आरबीआई इसको बढ़ा देगा, बोलेगा इसको ज़्यादा कर दो, 1.5 लाख कर दो। तो अब तुम्हारे पास अगर 1.5 लाख की कोई चीज़ नहीं है तो तुम लोन नहीं ले पाओगे, तुम्हारे हाथ में पैसा नहीं जा पाएगा। सिंपल, चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपको, आप कुछ भी लेने जाओ, जैसे फॉर एग्जांपल आप बाइक उठाओ या फिर कार भी, कुछ भी, तो आपको अगर मान लेते हैं ईएमआई पे लेनी है कोई चीज़, तो डाउन पेमेंट तो करनी पड़ती है कुछ। तो डाउन पेमेंट की वो पेमेंट अगर बढ़ा दी जाए तो काफ़ी लोग वो चीज़ नहीं ले पाएंगे। सिंपल, चेंज ऑफ रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। मॉरल सुएशन का मतलब है, इसको सेंटियापा बोलते हैं। सेंटियापा इन द सेंस कि दिल से बुरा लगता है भाई, मतलब कि बैंक, आरबीआई बोलता है बैंक को, भाई देखो यार हमने तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तुम क्या नहीं बढ़ा रहे हो, या फिर हमने तो इंटरेस्ट रेट कम करे, तुम लोगों को क्या नहीं कम करे, तुम लोगों को क्या ज़्यादा पे लोन दे रहे हो, कम करो ना उसको। तो दैट इज़ काइंड ऑफ मॉरल सुएशन। ठीक है, अभी आते हैं अपनी आई थिंक लास्ट चीज़ है, एंड दैट इज़ फिस्कल पॉलिसी। कहाँ हो फिस्कल पॉलिसी, ये है। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी, जो चीज़ें आरबीआई करता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को काउंटर करने के लिए, उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। जो गवर्नमेंट करता है उसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट अगर
टैक्स की रेट बढ़ा दे, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, लोगों के हाथ में पैसा कम बचेगा, यानी कि लोगों की जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाएगी। तो लोगों के हाथ में पैसा कम, तो खर्च कम करेंगे, इकोनॉमी में मार्केट में पैसा कम सर्कुलेट होगा, इन्फ्लेशन हो गया काउंटर। सब्सिडी अगर गवर्नमेंट कम दे, अब मान लो अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में भेजना है तो ज़्यादा सब्सिडी दे, लो 1,000 रुपये लो हमसे, लो महिलाओं को लो गैस सिलेंडर में तुम और सब्सिडी ले लो, सब्सिडी कम कर दो अगर इन्फ्लेशन काउंटर करना है। एमएसपी देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट देती है कि नहीं देती है? कौन अनाउंस करता है इसको? CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP। ये थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम पे बना था, हम लोग 5 ईयर प्लान भी पढ़ेंगे। तो ये एमएसपी बढ़ा देगा अगर गवर्नमेंट को क्या करना है, यूज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। अब ये ऐसा ऊपर नीचे एरो गलत लगे मेरे हिसाब से, गलत इन दी सेंस कि भाई क्या दिखा रहा है ये एरो, क्या दिखा रहा है ये, दिखाना क्या चाह रहे हो, ठीक है। अब मान लो मैं इसमें एरो बनाता हूँ, ठीक है, अब मान लो कि मुझे इन्फ्लेशन को काउंटर करना है, इन्फ्लेशन तो लोगों के हाथ में कम पैसा चाहिए, टैक्स बढ़ा दो, सब्सिडी कम कर दो, एमएसपी कम कर दो। एमएसपी क्या है? न्यूनतम समर्थक मूल्य, कि अगर तुम गेहूँ चावल उगाओ और अगर वहाँ पे ना, अगर मंडी में जाना, अगर इतना मूल्य ना मिले तो इतने मूल्य में तो हम ले ही लेंगे तुमसे, ठीक है। तो अगर मान लो कि गवर्नमेंट ने ज़्यादा कर दिया, एमएसपी बढ़ा दी, दैट मीन्स, या फिर लोन माफ़ी कर देती है, तो दैट मीन्स कि लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा करना है तो टैक्स कम कर दो, सब्सिडी बढ़ा दो, एमएसपी बढ़ा दो, सिंपल, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो गवर्नमेंट कर रही है तो फिजिकल पॉलिसी, और अगर आरबीआई कर रही है तो मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। और एक चीज़ और, जैसे टैक्स की यहाँ पे चर्चा हो रही है, तो पेपर टैक्स अभी कल पूछा गया SSC JEE के एग्ज़ाम में, तो ध्यान रखना, पेपर टैक्स जैसे हमारे वेल्थ टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स, ठीक है, वैसे तो ये वेल्थ टैक्स खत्म हो गया 2016 के बाद से, गिफ्ट टैक्स हो गया, ठीक है, इनकम टैक्स, ये सब पेपर टैक्स होते हैं। लेकिन जो एक्साइज ड्यूटी होती है ना, ये पेपर टैक्स नहीं होती, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, नहीं होगा तो PYQ सीरीज़ में। अभी के लिए ध्यान रखना कि जैसे वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सब पेपर टैक्स होते हैं, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, ये आपके पेपर टैक्स नहीं होते हैं। ऑलराइट, तो लेक्चर हो गया ख़त्म। किसी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। और इसका जो माइंड मैप है, इसका PDF आपको परमार SSC का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्विज जो ग्रुप है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड SSC JEE का जो एग्ज़ाम हो रहा है, बताने की ज़रूरत है नहीं, रिव्यू सेस में शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम पर, आप देख सकते हैं। वी आर गोइंग इन दी वेरी राइट डायरेक्शन, राइट। जो भी चाहे FRB में हम लोग कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन छपा हुआ आ रहा है, कहीं से कुछ भी बाहर नहीं है, चाहे बायो ले लो, चाहे इकोनॉमिक्स ले लो, चाहे ज्योग्राफी ले लो, चाहे हिस्ट्री ले लो, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन ला के दिखा दो मुझे। थैंक यू।